चलिए, तो लास्ट क्लास की अगर बात करें हम लोग, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन को देख लिए थे, हाँ या ना? हाँ, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन को हम लोग देख लिए थे। अब देखिए, हम लोगों ने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा, पुर्तगाली के बाद डच को, डच के बाद ब्रिटिश और देखिए ब्रिटिश के बाद डेनिश लोग आए थे, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश के बाद जो है भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी थी, ब्रिटिश के बाद भारत आने वाली यूरोपीय कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह कंपनी भारत आई। अंग्रेजों के बाद भारत आने वाली कंपनी थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर बात डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जाए, तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई खास महत्व नहीं है, कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि डेनिश भारत में बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बन पाया, बहुत कमजोर स्थिति में डेनिश लोग थे। डेनिश लोग जो है बहुत कमजोर स्थिति में था। और बात अगर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की करे, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। और डेनमार्क देश का नाम सुने आप? डेनमार्क मानचित्र पर आइएगा ना, लगाया? हाँ है, यहां पर है डेनमार्क, यहां पर है डेनमार्क, समझ गए? ये है डेनमार्क। नॉर्वे, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी के बीच में यहां पर डेनमार्क है। डेनमार्क में जो यूरोपीय कंपनी स्थापित हुआ था उसी को डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ था। डेनिशों ने अपना मुख्यालय नगर, डेनिशों ने अपना व्यापारिक कारखाना, मुख्यालय नगर अलग होता है, व्यापारिक कारखाना अलग होता है। डेनिशों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में खोला, तमिलनाडु के ट्रेंकोबार। और तमिलनाडु के ट्रेंकोबार में डेनिशों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1620 में खोला। फिर डेनिशों ने अपना दूसरा कारखाना बंगाल के सेरामपुर में खोला, बंगाल के सेरामपुर में खोला। और बंगाल के सेरामपुर में डेनिशों ने अपना कारखाना 1676 में खोला। डेनिश मूलतः भारत के पश्चिमी तट पर अपना व्यापारिक कारखाना खोला था, जैसे डचों ने। आप याद कीजिए डचों के विषय में आप याद कीजिए। डचों ने जिस प्रकार से अपना पहला व्यापारिक कारखाना, डचों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। और फिर डचों ने अपने आप को भारत के पूर्वी तट तक ही सीमित रखा, पूर्वी तट तक ही सीमित रखा। उसी प्रकार से डेनिशों ने भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ भारत के पूर्वी तट तक ही सीमित रखा। लेकिन डेनिश भारत में बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाया। और जब डेनिश लोग भारत में बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाया, तो डेनिश लोग जो है
अपना कारखाना अंग्रेजों के हाथ बेच दिया और अंग्रेजों के हाथ बेचकर वापस चला गया। डेनिस जब भारत में सफल नहीं हो पाया तो डेनिस अपना कारखाना अंग्रेजों के हाथ बेच दिया और अंग्रेजों के हाथ बेचकर चला गया। कहां? वापस डेनमार्क। वापस डेनमार्क। तो डेनिसों के विषय में बहुत ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता है, बहुत ज्यादा इसके विषय में कुछ है भी नहीं, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई तो क्या कहिए? आए? डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? डेनिसों ने अपना पहला कारखाना कब खोला है और कहां खोला? कब और कहां? 1620। और फिर दूसरा कारखाना 1676 सेरामपुर। ट्रेंकोबार तमिलनाडु में है, सेरामपुर बंगाल में। समझ गए? और बात अगर डेनिसों की करे, बात अगर डेनिसों की करे तो डेनिस अपना व्यापारिक कारखाना किसको बेचकर चला गया? किसके हाथ? किसके हाथ? क्लियर है इतना बात? डेनिसों के बाद भारत आगमन हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशों के राह पे चलने वाली यूरोपीय कंपनी थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिशों के राह पर चलते हुए भी ये कंपनी सफल नहीं हो पाई। देखिए, जैसे समझिएगा, भारत में कई यूरोपीय कंपनियां आई, पुर्तगाली, डच, डेनिस, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। भारत में सबसे ज्यादा सफल हुई है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में सबसे ज्यादा सफल हुई है, तो फ्रांसीसियों को लगा कि हम भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राह पर चलेंगे ना तो सफल हो जाएंगे। ये जरूरी ना, जो सफल है उसके राह पर चल करके ही सफलता मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो कंपनी भारत में सफल हुई है उस कंपनी के मार्ग पर चल करके ही सफल हो जाया जाए, नहीं। जब ब्रिटिश आया था तो उस समय राजनीतिक परिस्थिति कुछ और था, और जब फ्रांसीसी आया तो राजनीतिक परिस्थिति कुछ और था। तो अलग अलग परिस्थिति था। और दूसरी बात ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, वो कोई भी निर्णय झट से ले लेता था, बैठक करके तुरंत कोई निर्णय ले लेता था। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी था, और सरकारी काम का मतलब समझते हैं, सरकारी काम मतलब लेट लतीफा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां काफी शानदार थी, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जिस वजह से वह कंपनी जल्दी निर्णय नहीं ले पाती थी, और जल्दी निर्णय नहीं ले पाने के कारण ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशों के सामने नहीं टिक पाया। और फिर फ्रांसीसियों को भी अपना बोरा बिस्तर समेट करके जाना पड़ा वापस फ्रांस। छिटफुट भाग में, पांडिचेरी के क्षेत्र में, यनम के क्षेत्र में, छोटा छोटा क्षेत्र में आजादी के बाद भी रहा, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। भारत में सिर्फ एक कंपनी सफल हुई है, और वो ब्रिटिश सफल हुई है। और उसके सफल होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन
उसका निजी कंपनी का होना, वो एक प्रकार की निजी कंपनी थी, वो एक प्रकार की निजी कंपनी थी। ऐसे सफलता के कोई एक कारण नहीं होते हैं, सफलता के कई कारण होते हैं, सफलता के कई कारण होते हैं, लेकिन सफलता के कई कारणों में एक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निजी कंपनी होना भी, प्राइवेट कंपनी होना भी उसके सफलता का एक प्रमुख कारण बना। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय, फ्रांस के सम्राट हुआ करते थे लुई 14वां। लुई 14वां, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां। लुई 14वां का प्रधानमंत्री था, लुई 14वां का प्रधानमंत्री था और उसका वित्त मंत्री भी था, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों था, कोलबर्ट। लुई 14वां का प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री था कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयास से ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। 1664 में देखिए, हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में क्यों बोले थे कि यह ब्रिटिश के राह पर चला था। जैसे ब्रिटिशों ने अपना पहला मुख्यालय नगर सूरत को बनाया, ब्रिटिशों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना, मुख्यालय नगर नहीं, जैसे ब्रिटिशों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना सूरत को बनाया, हाँ या ना? हाँ, बनाया। उसी प्रकार से फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला व्यापारिक कारखाना सूरत को ही बनाया और फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में सूरत को बनाया और फिर 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना मसूलीपट्टनम को बनाया। किसे बनाया? मसूलीपट्टनम को बनाया। ब्रिटिशों के राह पर ही फ्रांसीसी चला और ब्रिटिशों के राह पर चलते हुए फ्रांसीसियों ने भी चाय, अफीम, सोडा, नील, सूती वस्त्र, मसाला, इन सभी वस्तुओं का व्यापार फ्रांसीसियों ने भी करना प्रारंभ किया और फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पांडिचेरी को बनाया था। पांडिचेरी जिसे आज पुडुचेरी भी कहते हैं। पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था। पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था, पांडिचेरी को। अंग्रेजों ने तो बंबई, मद्रास, कलकत्ता इन सभी शहरों को मुख्यालय नगर बनाया, लेकिन बात अगर फ्रांसीसियों की करे तो फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय नगर बनाया और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अगर ओपन हैंड काम करने के लिए दिया जाता, ओपन हैंड मतलब खुला छूट दिया जाता, ओपन हैंड मतलब खुला छूट दिया जाता, तो यह भी हो सकता है कि सफल कंपनी में इसकी भी गिनती होती। लेकिन इस कंपनी को ओपन हैंड नहीं दिया गया, इस कंपनी का हाथ बंधा हुआ था, फ्रांस सरकार के अधीन इस कंपनी का हाथ बंधा हुआ था, जिस वजह से यह कंपनी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई और इस कंपनी को एक नई पहचान दिलाने का काम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। और डुप्ले अगर भारत में लंबे समय तक रहते, डुप्ले बहुत कम समय तक भारत में रह पाए, डुप्ले अगर लंबे समय तक भारत में रहते, फ्रांसीसी गवर्नर के पद पर डुप्ले आए थे, रहते तो एक नया पहचान कंपनी को मिलता
डुप्ले को भारत से बाहर करना फ्रांसीसियों के लिए गलत साबित हुआ और यह कंपनी जब डुप्ले के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ी तो ब्रिटिशों की भांति इस कंपनी का भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलकोर मारने लगा। मतलब इस कंपनी का राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी बढ़ गया। और जब ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई, दोनों कंपनियां आपस में टकराई और जब दोनों कंपनियां आपस में टकराई तो फिर जाकर दोनों कंपनियों के बीच युद्ध हुआ और दोनों कंपनियों के बीच जो युद्ध हुआ है उस युद्ध को इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। उस युद्ध को इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। और आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि कर्नाटक का युद्ध किन दो यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ है, तो जो कर्नाटक का युद्ध है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। जो कर्नाटक का युद्ध है, कर्नाटक का युद्ध जो है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ है। और देखिए 3 गो कर्नाटक युद्ध हुआ। क्या गो कर्नाटक युद्ध हुआ? 3 गो कर्नाटक युद्ध हुआ। और जो 3 गो कर्नाटक युद्ध हुआ है उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। और यह जो युद्ध था, यह युद्ध यूरोप महादेश में एगो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था। यूरोप महादेश में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था और यूरोप महादेश में जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था उस युद्ध से प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रभावित था। उस युद्ध से प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रभावित था। उस युद्ध से प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रभावित था। और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध जो है एलासापल के संधि के तहत समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध जो है एलासापल के संधि के तहत समाप्त हुआ। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। और जब एलासापल के संधि के तहत ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हुआ तो इसी संधि के तहत जो है आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। एलासापल की संधि के तहत ही जो है आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ और यह युद्ध 1748 में हुए एलासापल की संधि के तहत समाप्त हुआ। यह तो ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इस युद्ध का जो तत्कालिक कारण बना था, इस युद्ध का तत्कालिक कारण यह बना था, फ्रांसीसी जहाज को अंग्रेजों ने लूट लिया था। फ्रांसीसी जहाज को अंग्रेजों ने लूट लिया था और फ्रांसीसी जहाज को जो अंग्रेजों ने लूट लिया था वही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। फ्रांसीसी जहाज को जो अंग्रेजों ने लूट लिया था वही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना था। और फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध जिस संधि के तहत समाप्त हुआ उसी संधि के तहत जो है आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुए। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध, बात अगर आप द्वितीय कर्नाटक युद्ध की करेंगे तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है
यह युद्ध 1749 से 1754। कुछ बुक में 53 भी रहता है, ठीक है, 53 भी चल सकता है, 54 भी चल सकता है। 54 चलेगा, ज्यादा बेटर है 54, समझ गए, ज्यादा ऑथेंटिक है 54। कुछ बुक में 53 भी देखने को मिलता है। नोट में हो सकता है आपको 53 हो तो उसको आप 54 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध है यह 1749 से 54, और यह युद्ध किससे प्रभावित है आप समझिएगा। यह युद्ध भारतीय पृष्ठभूमि में होने वाले उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। यह युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। यह जो युद्ध है, यह युद्ध आपको हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध। कर्नाटक का अगला नवाब कौन बनेगा, हैदराबाद का अगला निजाम कौन बनेगा, इस बात को लेकर जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ है। अंग्रेज अपने मन मुताबिक कर्नाटक का नवाब बनाना चाहता था किसी को, और अंग्रेज अपने मन मुताबिक बनाना चाहता था, फ्रांसीसी अपने मन मुताबिक बनाना चाहता था। हैदराबाद का निजाम और कर्नाटक का नवाब अंग्रेज अपने मन मुताबिक बनाना चाहता था और फ्रांसीसी अपने मन मुताबिक बनाना चाहता था। तो हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से जो है प्रभावित रहा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और इस युद्ध में ना तो अंग्रेजों को कुछ मिला बहुत ज्यादा, ना फ्रांसीसियों को बहुत ज्यादा कुछ मिला। बाद में दोनों ने संधि किया और कहा कि अब इन चीजों को लेकर हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे। और 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि हुई, और 1754 में जो पांडिचेरी की संधि हुई, उसी पांडिचेरी के संधि के तहत जो है आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई है। पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई है। फिर आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध, बात अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध की करें तो जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ है। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ है, और यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हो रहे थे, और यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था, उस सप्तवर्षीय युद्ध से ही जो है आपको यह युद्ध प्रभावित था। और यह सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ था। 1756 से 1763 के बीच हुआ, और इस युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई, और उसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। और जो पेरिस की संधि है, यह संधि आपको 1763 ईस्वी में हुई है। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई है, और उसी पेरिस के संधि के तहत जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। अब देखिए, यह जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही एक और युद्ध हुआ था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है, जिसे इतिहास में वाडिवास का युद्ध कहा जाता है। वाडिवास पड़ता है तमिलनाडु में। कहां पड़ता है? तमिलनाडु। वाडिवास तमिलनाडु में पड़ता है। वाडिवास तमिलनाडु में पड़ता है, और तमिलनाडु के वाडिवास नामक स्थान पर, तमिलनाडु के वाडिवास नामक स्थान पर जो है, तमिलनाडु के वाडिवास नामक स्थान पर युद्ध हुआ है। और तमिलनाडु के वाडिवास नामक स्थान पर युद्ध हुआ है, जिसे वाडिवास का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था, और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। फ्रांसीसी
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है और इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व कर रहा था सर आयरकूट। सर आयरकूट सर आयरकूट कर रहा था और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व कर रहा था काउंट लाली। काउंट लाली कर रहा था और इस युद्ध में आयरकूट की जीत हुई, काउंट लाली की हार हुई। तत्पश्चात काउंट लाली को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने बंदी बनाकर इसे ब्रिटेन लाया, कुछ दिनों तक ब्रिटेन में रखा, फिर फ्रांसीसियों को सौंप दिया और फ्रांस के सम्राट ने काउंट लाली को युद्ध हारने के कारण फांसी पर लटका दिया। इसको फांसी पर लटका दिया। और यह जो वाडिवास का युद्ध है, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होने वाले युद्धों में सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है और इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है। यह जो युद्ध है, इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसियों का पतन, इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है और फिर फ्रांसीसियों का पतन हो गया। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी जो है पुडुचेरी, यनम, कराईकल, यानी खास तौर पर जो पुडुचेरी या पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अंतर्गत माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी जिला सब आता है। इन क्षेत्रों में जो है फ्रांसीसी आजादी तक बने रहे, आजादी के बाद भी बने रहे। 1954 ईस्वी तक जो है फ्रांसीसी पुडुचेरी, यनम, कराईकल जैसे क्षेत्रों में बने रहे और 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी सरकार ने यनम, कराईकल, पुडुचेरी का क्षेत्र भारत सरकार को सौंप दिया और फिर भारत सरकार ने पुडुचेरी को एक केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया। पुडुचेरी को एक केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया और वर्तमान में भी पुडुचेरी भारत के भीतर एक केंद्रशासित प्रदेश बना हुआ है। और आज भी अगर आप जाएंगे पुडुचेरी के इलाका में तो वहां पर फ्रांसीसी बस्ती जो है देखने को मिल जाएगा। फ्रांसीसी बस्ती देखने को मिल जाएगा, कैथोलिक चर्च देखने को मिल जाएगा, गोथिक स्थापत्य कला में निर्मित भवन देखने को मिल जाएगा। गोथिक स्थापत्य कला उस कला को कहा जाता है जिस कला के अंतर्गत पश्चिमी जगत में भवन सब बनते थे। जैसे हर क्षेत्र में भवन निर्माण का अपना एक अलग तौर तरीका है, भारत में भवन निर्माण का अपना अलग एक तौर तरीका है। जैसे कि बिहार में ही आप देख लीजिए, अलग अलग जगह पर आप जाएंगे, जैसे कि आप सुपौल के इलाका में जाएंगे तो अलग प्रकार से घर बनाए हुए आपको मिलेंगे। छपरा जाएंगे तो वहां पर अलग प्रकार से घर बनाए हुए आपको मिलेंगे। तो हर क्षेत्र में भवन निर्माण का अपना अलग एक तौर तरीका होता है। उसी प्रकार से जो है यूरोप के भीतर भवन निर्माण का अपना जो अलग एक तौर तरीका था, उसी को गौथिक स्थापत्य कला कहा गया। और जो ब्रिटिश जगत के लोग या फ्रांसीसी जगत के लोग या अन्य लोग भारत आए और भवन बनाए तो वो अपने तौर तरीका से भवन बनाए, ना कि भारतीयों के अकॉर्डिंग वो भवन बनाए। और देखिए, यूरोपीय लोगों का भारत आना एक प्रकार से सही भी है और एक प्रकार से गलत भी है। जब आप सोच करके देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगा। जैसे भारत में रेलवे का विकास करके जितना अंग्रेज गया है, आजादी के बाद बहुत ज्यादा रेलवे का विकास नहीं हुआ है भारत में। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेज भारत में ना चाहते हुए भी काफी बेहतर करके गया है। अंग्रेजों से सिर्फ नफरत आप नहीं कर सकते हैं, जगह जगह अंग्रेजों से आपको प्यार भी जतलाना पड़ेगा। समझिएगा, बहुत कुछ अंग्रेज करके गया है। भारत की जो कानून व्यवस्था है, भारत की बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जो अंग्रेजों के कारण भारत में बेहतर बनी हुई है। और अगर अंग्रेज नहीं आता तो भारत की जो अभी राजनीतिक दशा है, ऐसा तो नहीं होता। अब कैसा होता वो तो हमको पता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता और काफी बेहतर व्यवस्था बना करके अंग्रेज गया है। हो सकता है इससे बेहतर भी हो सकता था,
हो सकता है इससे खराब भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अंग्रेज जो व्यवस्था बना करके गया है भारत जैसे विशाल आबादी वाले देशों के लिए, यह व्यवस्था हद तक सही है। समझ गए? तो ये चीज है। अब आइए 1 सेकंड में चीजों को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट करने में ये लोग कितना आगे बोले, 1 सेकंड में तो तुरंत बोलेगा हो गया, बात को जाया नहीं जाने देगा। अरे 1 सेकंड का मतलब वो तो संकेत दिए कि हाँ आइए याद करते हैं, ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600। उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? फ्रांस के सम्राट आए। अच्छा, लुई 14वां के कौन मंत्री के प्रयास से यह कंपनी स्थापित आए? लुई 14वां के कौन मंत्री के प्रयास से यह कंपनी? और फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहां खोला? कहां खोला? कहां खोला? दूसरा वसूली पट्टनम। इसके बाद फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर किसे बनाया? और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को क्या कहा जाता है? कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक का युद्ध किस 2 यूरोपीय कंपनी के बीच में? कर्नाटक का युद्ध किस 2 यूरोपीय कंपनी के बीच में? आए क्लियर है? चलिए, क्या गो कर्नाटक युद्ध क्या गो हुआ है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब? तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से? एक बार फिर से, प्रथम कर्नाटक युद्ध द्वितीय, तृतीय प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित? किस युद्ध से? द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से। हैदराबाद और कर्नाटक के द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित? हैदराबाद और कर्नाटक के। तृतीय कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित? कौन युद्ध से? सप्तवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच? चलिए आगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध। चलिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पतन कौन युद्ध से हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पतन कौन युद्ध से हुआ? कौन युद्ध से हुआ है? वाडीवास के युद्ध। वाडीवास का युद्ध कब हुआ? कब हुआ है? किस 2 यूरोपीय कंपनी के बीच? फ्रांसीसी और इस युद्ध से किसका पतन हुआ है? किसका पतन हुआ है? इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से भाग किसने लिया? इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से भाग फ्रांसीसियों के तरफ से। क्लियर है ये बात? लिखिएगा।
तैयार हैं? पहला पॉइंट, वाडिवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में पतन हुआ है। वाडिवास के युद्ध से वाडिवास के युद्ध से वाडिवास के युद्ध से वाडिवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में पतन हुआ है। वाडिवास के युद्ध से फ्रांसीसियों का भारत में पतन हुआ है। पतन हुआ है। पतन हुआ है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आगे, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज का अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया। यही घटना यही घटना यही घटना यही घटना यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। यह युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध सेंट थोमे, लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है। यह युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। फुल स्टॉप। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध हैदराबाद के निजाम यह युद्ध हैदराबाद के निजाम
यह युद्ध हैदराबाद के निजाम और कर्नाटक के नवाब के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप महादेश में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हो रहे सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। समझ गए? चलिए, तो ये हुआ। और देखिए, आप जो है इसको पूरा अच्छा से कर लीजिएगा, मतलब पुर्तगाली से लेकर के फ्रांसीसी तक पूरा याद कर लीजिएगा। 1 पेज 2 पेज 3 पेज। अगले क्लास में हम किसी भी से उठा करके पूछ सकते हैं। समझ गए? तो खत्म हो गया। और इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट जो होगा तो देखेंगे, तो हम आपको लिखा देंगे। समझ गए? और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला चैप्टर है हम लोगों का बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। समझ गए?